अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स या आरसीटी के नाम से जानी जाने वाली इशवाई कंट्रोल स्टडी या मुनज़्ज़म इशवाई मुताले के बारे में जानेंगे। जब हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के मुसल्लस को देखते हैं तो इस हरम के निचले हिस्से में वजाहती मुतालियात होती हैं, जैसे केस रिपोर्ट या क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इसके बाद तज्ज़ियाती मुतालियात आती हैं, जैसे कि एक कोहोर्ट स्टडी या एक केस कंट्रोल स्टडी, जो कि बहुत अहम है। और फिर एक एशवाई कंट्रोल्ड या मुनज़्ज़म मुताला आता है, जो कि साइंसी तहकीक में एक आला मायार समझा जाता है। और इसी मौजू पर है हमारी इस वीडियो की गुफ्तगू। इसी के बराबर ताकतवर मुतालियात में मुनज़्ज़म जायज़ा या मेटा एनालिसिस और मेटा नेमेसिस शामिल हैं। ये मुतालियात बहुत अहम हैं। यहाँ हम इशवाई कंट्रोल्ड और मुनज़्ज़म मुतालियात रैंडमाइज ट्रायल्स पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं, जो इस हरम में सुर्ख रंग में दिखाई गई हैं। इन मतालियात को सबसे मजबूत अक़साम में शुमार किया जाता है, क्योंकि उनमें शुरका को दो ग्रुपों में अशवाई तौर पर तकसीम किया जाता है। एक ग्रुप को नया इलाज दिया जाता है और दूसरे ग्रुप को कोई और इलाज या फ़र्ज़ी इलाज दिया जाता है। उन्हें सबसे मजबूत मुतालियात में शुमार किया जाता है, क्योंकि इनमें तासुब के अवामिल दीगर मुतालियात के मुकाबले में कम होते हैं। इसकी खुसूसियात में ये भी शामिल है कि मरीज़ों को अशवाई तौर पर तकसीम किया जाता है और बाज़ सूरतों में इलाज को भी छुपाया जा सकता है। इसी तरह इसमें इस्तेमाल होने वाले शुमारियाती तरीके या तज्ज़िया भी आसान शुमार होते हैं। इसके अलावा मुताले के ग्रुप को भी वाज़ेह तौर पर मुतय्यन किया जा सकता है, लेकिन इसकी खामी ये है कि इलाज की मुद्दत या मुताले की मुद्दत तवील होने की वजह से इसकी लागत ज़्यादा होती है। इसी वजह से लागत में इजाफा हो जाता है। इसी तरह इस किस्म की तहकीक में ज़्यादातर शुरका रज़ाकार होते हैं, जिसे वॉलंटियर बायस भी कहा जाता है। इसी तरह बाज़ इस किस्म की तहकीक में साइंसी तहकीक की अखलाकियात के साथ कुछ तज़ाद भी पाया जाता है। इस किस्म की तहकीक करने के लिए सबसे पहले तहकीकी सवाल और तहकीक का प्रोटोकॉल लिखा जाता है। इसके बाद उसे साइंसी तहकीक की इखलाकी कमेटी या आईआरई एथिकल रिसर्च कमेटी को भेजा जाता है। उसके बाद इस तहकीक में शामिल होने वाले शुरका को जमा किया जाता है और उनसे इसमें शिरकत की इजाज़त ली जाती है। फिर उन्हें तसादुफी तौर पर तकसीम किया जाता है और अगर मुमकिन हो तो इलाज को उनसे मख्फी रखा जाता है और मुताले के इख्तिताम तक उनकी निगरानी की जाती है। इसके बाद हर ग्रुप में केसेस की तादाद शुमार की जाती है, उन केसेस का आपस में मवाजना किया जाता है और इसका ज़रूरी शुमारियाती तज्जिया किया जाता है। इस तस्वीर में ये दिखाया गया है कि किस तरह तकसीम की जाती है। मुताले के नमूने को तसादुफी तौर पर वहाँ आबादी या सैंपल मौजूद होती है, जिसे तसादुफी तौर पर तकसीम किया जाता है, या जैसा कि यहाँ इसकी अलामत से ज़ाहिर किया गया है। नए इलाज और पुराने इलाज के दरमियान और फिर मुताले के दौरान उसकी पैरवी की जाती है। इसके बाद हर ग्रुप में केसेस की तादाद शुमार की जाती है। इस किस्म के मुताले के आगाज में सवाल मुतय्यन करना ज़रूरी है। तहकीकी सवाल या रिसर्च क्वेश्चंस। यहाँ तहकीकी सवाल को पीको के ज़रिए मुतय्यन किया जाता है, जहाँ हर हर्फ की एक अलामत है। पी से मुराद आबादी या मुताले का नमूना, आई से मुराद मुदाखलत या नया इलाज जो इस्तेमाल किया जाएगा, सी से मुराद कंट्रोल या रिवायती इलाज है जिससे नए इलाज का मुआजना किया जाएगा, और ओ से मुराद आउटकम यानी इस मुताले में मुतवक्के नताइज। तो अगर हम इस मिसाल में फ़र्ज़ करें कि हम जानना चाहते हैं अगर विटामिन डी बड़ी उम्र के अफराद में मसूड़ों की बीमारियों के ख़तरे को कम करता है, तो यहाँ पी यानी मुताले का नमूना बुज़ुर्ग अफराद होंगे। तजवीज़ करदा नया इलाज विटामिन डी है और सी यानी वो ग्रुप है जिससे इसका मुवाजना किया जाएगा। वो अफराद जिन्होंने विटामिन डी नहीं लिया या जिन्हें हम प्लसीबो कहते हैं, और यही आउटकम है। वो नताइज जिन्हें हम देखने के ख्वाहिशमंद हैं और मुतवक्के नताइज वो पेरियोडोंटल डिजीज़ या मसूड़ों की बीमारियां हैं। जैसा कि इस ग्राफ में जाहिर है, मुताले के नमूने को दो ग्रुपों में तकसीम किया जाता है और फिर उनकी पैरवी की जाती है ताकि हर ग्रुप में मसूड़ों की बीमारियों की शरह मालूम की जा सके। शुरू में जब या बाद में तहकीकी सवाल तय करने के बाद मरीजों की रजामंदी ली जाती है और ये जांचा जाता है कि मरीज इस मुताले के मौजू के लिए कितने मौजू हैं।
और इसे बेतरतीब तरीके से तकसीम किया जाता है ताकि दोनों ग्रुपों के दरमियान तासुब को कम किया जा सके। इस बेतरतीब तकसीम के लिए कई तरीके हैं, जैसे सिक्के उछालना, फ्लिप ऑफ कॉइन्स, या कुछ बेतरतीब शुमारियाती जदवलें, रैंडम टेबल्स इस्तेमाल करना, या कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम्स इस्तेमाल करना जिनके ज़रिए ये आदाद व शुमार बेतरतीब तौर पर हासिल किए जा सकते हैं। इसके बाद अफराद को दो ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। एक ग्रुप को नया इलाज दिया जाता है, जिसमें या तो बिल्कुल नया इलाज दिया जाता है या पहले से मौजूद इलाज दिया जाता है, लेकिन उन्हें ये इलाज नई खुराकों या मुख्तलिफ मिकदारों में दिया जाता है, या उन्हें नया इलाज पुराने इलाज के साथ मिलाकर दिया जाता है। जबकि दूसरे ग्रुप को या तो फर्जी इलाज, जिसे हम प्लेसिबो कहते हैं, या रिवायती इलाज दिया जाता है। और अक्सर सूरतों में मरीजों को कम अज़ कम रिवायती इलाज देना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कैंसर के मरीजों पर कोई तहकीक करना चाहें, तो हम सिर्फ एक ग्रुप को नया इलाज देकर दूसरे ग्रुप को बगैर इलाज के नहीं छोड़ सकते। इसीलिए उन्हें रिवायती या मारूफ इलाज देना ज़रूरी है, जो तहकीक के दौरान दिया जाता है। उन्हें बगैर इलाज के छोड़ देना या इन मरीजों को कोई इलाज ना देना और सिर्फ प्लेसिबो देना मुनासिब नहीं होता। प्लेसिबो दोनों ग्रुपों के दरमियान ताज्जुब या जानदारी को कम करने में मदद देता है, जिसे बायस भी कहा जाता है। इसी तरह एक खसूसियत इलाज को छुपाने की भी है, जिसमें इलाज को या तो तहकीक में शामिल शुरका से छुपाया जाता है, जिसे सिंगल ब्लाइंड कहा जाता है, सिंगल ब्लाइंड, या फिर इलाज को तहकीक में शामिल शुरका और मुहक्किकीन दोनों से छुपाया जाता है, जिसे डबल ब्लाइंड कहा जाता है। कभी कभार तहकीक को शुरका, मुहक्किकीन और तहकीक की इंतज़ामिया तीनों से छुपाया जाता है, जिसे ट्रिपल ब्लाइंड कहा जाता है। इस कदम का मकसद तहकीक के मेयार को यकीनी बनाना और इस किस्म के मुतालियात में मुमकिना तासुब को कम करना है इस किस्म की तहकीकात में। लेकिन बाज़ इलाज को छुपाना मुमकिन नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर किसी तहकीक में एंटीबायोटिक देने और जर्राही इलाज करने का मुवाजना किया जाए, तो मरीजों को अपने इलाज की नौयत का इल्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ ब्लाइंडिंग या इलाज को छुपाना मुमकिन नहीं होता। लिहाजा इसे बाज़ अक़साम की तहकीकात में इस मौजू की मुनासिबत से लागू नहीं किया जा सकता, जिसमें मुहक्किक दिलचस्पी रखता है। ऑल्टर इसके बाद मुताले के दौरान मरीजों की निगरानी की जाती है, और यहाँ मुसलसल निगरानी बहुत ज़रूरी है ताकि कुछ मरीज़ मुताले से बाहर ना हो जाएं। ये काम मुसलसल निगरानी के ज़रिए किया जाता है, या शायद उन्हें मुताले में बरकरार रखने के लिए माली रकम दी जाए, या मरीज़ों, उनके ख़ानदान और दोस्तों के नंबर्स लिए जाएं या उन्हें दिए जाएं। नताइज उन्हें फ़ौरन फराहम की जाती हैं ताकि वो मुताले में शामिल रहें। लेकिन अगर मुताले से बाहर होने वालों की शरह 30% से तजावुज़ कर जाए, तो इस मुताले पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो जाते हैं, और मुताले की मुद्दत ख़त्म होने के बाद हर ग्रुप में होने वाली बीमारियों की तादाद या मुतवक्के नताइज मालूम किए जाते हैं और उनका आपस में मुवाजना किया जाता है। यहाँ नए केसेस की शरह और निस्बती ख़तरे का हिसाब लगाया जाता है, जिस पर पहले भी बात हो चुकी है। इस पर पहले की वीडियोज़ में बात की जा चुकी है। आप सबका शुक्रिया।